एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू सीरीज़ का क्लास नंबर 5। और इससे पहले 4 क्लास में करा चुका हूँ। तो क्लास नंबर 5 करने से पहले जो है चारों क्लासों को अच्छे से करना, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जो भी एडिशनल चीज़ें बताई जा रही है उनको ऐड करना है और मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है। टारगेट 45 क्लास का है, तो 30 क्लासेस शुरू के ऐसी रहेंगी और जो लास्ट के 15 क्लास रहेंगी उसमें थोड़ा सा लेवल को मैं बढ़ा दूंगा। थोड़ा सा हम उसमें डीप में चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे 30 क्लास के बाद। तो 30 क्लास तक चीज़ें करनी है, तो 30 क्लासेस भी कंप्लीट हो जाती तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो क्लास नंबर 5 में हम स्टार्ट करेंगे 21 से। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं क्लास 4 तक करा चुका हूँ। क्लास 4 तक के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे से और उनको रिविज़न करना है जब भी टाइम मिले। तो इसलिए जो भी गैप मिलता है, जिस दिन वीडियो नहीं आ पाती उस दिन टारगेट यही करना है कि उससे पहले वाली क्लास उसका उस दिन एक साथ रिवीजन हो जाए। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 21 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये रिपीट नहीं होगा। जो क्वेश्चंस रिपीट होने के जिसके चांसेस जो हाई होंगे उन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से करा दूंगा, ठीक है। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई। तो एक तो ये याद रखना कि कब ये स्टार्ट की गई थी दर्शन योजना, 2014-15 में। और 2023 में इसका कौन सा नया रूप आया है? 2023 में ये था स्वदेश दर्पण 2.0। अगर वो नेक्स्ट वाला एक पूछेगा तो नेक्स्ट वाला हमारा 3.0 वाला हो जाएगा। 2024 वाला अगर कोई होता है तो उसका 3.0 वाला हो जाएगा। तो यानी 2.0 तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट वाला 3.0। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये ऐसे भी चीज़ें कनेक्ट कर लेना, यानी 2.0 तक हमारा हो चुका है। तो 3.0 अगर आएगा नेक्स्ट वाले में तो ये। बाकी कब स्टार्ट हुआ दर्शन निवेदन? 2014-15 में। बाकी ये अगर और किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से हम कर लेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट जो गलत बोला गया तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सुधार कर लूँ। और कहीं पे भी अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट वाले में उसे सही कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता ही है, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आता है। स्पोर्ट्स के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, बायोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन आए हैं। बाकी भी हम एनालिसिस कर ही रहे हैं उसके साथ साथ। अच्छा, और टर्मिनोलॉजी में कुछ वर्ड यहाँ पे दिए, उन्होंने बोला लेट लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट जो है किस खेल का हिस्सा है? तो ये है स्क्वैश का। तो इस स्क्वैश के टर्मिनोलॉजी तो आपको पता चल गई कौन कौन से हो जाएंगे, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट। पहले हम इनके खिलाड़ी याद कर लेते हैं कि इनके कौन से वाले खेल में कितने होता है। स्क्वैश में कितने होते हैं? स्क्वैश में अगर सिंगल होगा, सिंगल गेम सिंगल होगा तो उसमें 2 होंगे, और डबल्स होगा तो उसमें कितने होंगे? उसमें होंगे 4, 4 खिलाड़ी। तो 2 और 4 इसमें रहते हैं, ठीक है, स्क्वैश के अंदर। रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं कितने? 15। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। पोलो में कितने होते हैं? पोलो में होते हैं 4, 4 प्लेयर। और हैंडबॉल में कितने होते हैं? हैंडबॉल में होते हैं 7-7, यानी एक टीम में 7 होंगे, दूसरी टीम में 7, 7-7 रहेंगे, ठीक है। पोलो में 4-4 या 7 आप डायरेक्ट यहाँ पे कर लो, है ना इसमें। तो ये पहले तो इन चारों का खिलाड़ियों का नाम हो गया। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम यूज़ स्टार्ट कर लेते हैं एक एक का। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा और, पोलो का लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, पोलो। तो पोलो के टर्मिनोलॉजी नोट कर लेना, शायद हो सकता है अगली बार वो पूछे। तो पोलो में है बंकर, ठीक है, चकर और चूका, चूका, और एक है वंडर या वंडर करके आएगा। ये हैं किसके? पोलो के। सेकंड अगर हम करते हैं हैंडबॉल की, हैंडबॉल। हैंडबॉल में एक ही ज़्यादातर पूछा जाएगा तो उसको ही नोट कर लेना, वैसे पहले आया नहीं है। इसका नाम है कोर्ट प्लेयर, कोर्ट प्लेयर। ये वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है किसमें? हैंडबॉल में। उसके बाद हमारा आता है कौन सा वाला? स्क्वैश वाले तो यहीं पे हो गए, स्क्वैश वाला क्वेश्चन में आ गया लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट। जो चौथा है रग्बी, रग्बी। रग्बी वाले के भी नोट कर लेना। रग्बी में हमारे आते हैं एक तो हमारा ड्रॉप गोल, ठीक है। सेकंड हमारा आता है ड्रॉप किक, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाता है टैकल, TAC, टैकल। चौथा हमारा आ जाता है कन्वर्जन, कन्वर्जन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 से हमने क्या क्या चीज़ें करी? एक तो इनके खिलाड़ी, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, हैंडबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, स्क्वैश में हमारे 2 या 4 होते हैं, अगर सिंगल होगा उसमें 2 होंगे और डबल्स वाले में 4 होंगे। रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स में कितने? 15 होते हैं। टर्मिनोलॉजी में अगर हमने याद किया स्क्वैश के, स्क्वैश के टर्मिनोलॉजी हमने किया लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट।
ठीक है, यानी लेट वाला आएगा तो उसमें स्क्वैश वाले में, और स्ट्रोक वाला आएगा तो वो भी किस में, स्क्वैश में। उसके बाद हमने पोलो के कुछ टर्मोलॉजी यूज़ की, बैंकर, बंकर, बंकर होता है, चक्कर होता है, चुका होता है, और वंडर होता है। इसके बाद हैंडबॉल में एक याद रखना है, कोर्ट प्लेयर करके आएगा। और रग्बी के अंदर आपको याद रखना है ड्रॉप गोल, ड्रॉप किक, टैकल और कन्वर्जन। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 22 से एक्स्ट्रा चीज़ जो है उसे नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले भी करवा दिया, ये बहुत बार आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। मैंने वहाँ पे बोला था कि मोहिनी अट्टम, जब मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य कराए थे, 8 शास्त्रीय नृत्य, तो वहीं पे मैंने बता दिया था। जैसे कथक है, तो कथक कहाँ का था, यूपी का। उसके बाद मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। उसके बाद ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी सिंपल है, ओडिशा का। ठीक है, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी है मणिपुर का। ठीक है, उसके बाद हमारा कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है अगली बार कोई। उसके बाद सत्रिय कहाँ का है, सत्रिय हो गया हमारा कहाँ का, असम का। टोटल कितने हुए, 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और एक और रह गया हमारा, कौन सा रह गया, कथक हो गया, कथकली, कथक यूपी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिशी, कथकली हो गया। ठीक है, टोटल अब मैंने यहाँ पे यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा करेक्ट कर लेना। कहीं पे ये बुक में 2001 दे रखा था इसका ईयर, और कहीं पे 2000 दिया हुआ है, तो मैंने 2001 बोला था, उसको करेक्शन यहाँ पे कर लेना। सत्रिय वाला जो ऐड हुआ वो 2000 में ऐड हुआ था। सबसे पुराना कौन सा, भरतनाट्यम। सबसे बाद का कौन सा ऐड हुआ, सत्रिय ऐड हुआ, ईयर क्या था, 2000 में। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। बाकी ये शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किस में मिलता है, मैंने बता दिया था किस में मिलता है, नाट्य शास्त्र में। इसी तरह रिवीजन करते हुए चलना है। नाट्य शास्त्र किसकी है, भरत मुनि की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम जैसे मोहिनीअट्टम है केरल का, इतना तो ऑलरेडी मैंने पहली वाली क्लासेस में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे स्टेट के कुछ कुछ हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे डांस फॉर्म भी याद कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है यूपी, तो यूपी में कौन कौन से हैं, यूपी में है रासलीला। ठीक है, यूपी में रासलीला हो गया, नौटंकी, नौटंकी हो गया। उसके बाद कजरी, कजरी हो गया, और उसके बाद झोरा। ये चार चार याद कर लेते हैं, ये है हमारा यूपी का। केरल का, केरल में जितने भी काली वाले होंगे, काली वाले वो आ जाएंगे केरल, यानी उन डांस फॉर्म के लास्ट में काली आएगा। जैसे हमारा दप्पू, दप्पू काली आएगा। ऐसे हमारा कारकसी आएगा, कारकसी काली। ठीक है, उसके बाद वेला, वेला काली। ठीक है, इस टाइप से हमारे काली वाले किस में आ जाएंगे, केरल वाले में आएंगे। उसके बाद पंजाब में, पंजाब का तो बहुत ही सिंपल है। पंजाब में कौन कौन से हैं, गिद्दा। ठीक है, लुड्डी, और कुछ अलग वाले अगर हम करेंगे, धमान, धमाल, धमाल, धमाल करके भी यहीं पे है। और डफ, डफ यहाँ पे कर लेना, ये भी पंजाब का है। भांगड़ा तो पता ही है, फेमस है वहाँ का, है ना भांगड़ा, ये पंजाब के। पंजाब के गिद्दा, लुड्डी, धमाल, डफ और भांगड़ा, ये हो जाएंगे पंजाब के। अब गुजरात के करते हैं। ठीक है, गुजरात के मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे क्योंकि उधर लिखा नहीं जाएगा। गुजरात, गुजरात के याद कर लेना, भवई, टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी हो गया। डांडिया, फेमस है वहाँ का, डांडिया और गरबा। ठीक है, चार चार हमने यहाँ पे की दिया। आगे किसी सेट में फिर से आएगा तो नेक्स्ट 4 4 इस टाइप से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। तो केरल का एक तो हमारा हो गया मोहिनीअट्टम, और बाकी 3 याद करना है हमें किसका, काली काली करके, काली से रिलेटेड हो जाए। ठीक है, एक हमारा हो गया मोहिनीअट्टम, और दूसरा हमारा हो गया काली, यानी दप्पू काली,
कारकसी काली और वेला काली। उसके बाद हमने किया यूपी के 4 याद किए हमने, रास लीला, नौटंकी, कजरी, झोरा। पंजाब के क्या, गिद्दा, लुड्डी, धमाल और दफ। गुजरात के हमने क्या किया, गुजरात के हमने किया भवई, टिप्पणी, डांडिया और गरबा। ऐसे ऐसे करके हमने 4 करके याद करना है। नेक्स्ट किसी को वाले पार्ट में फिर से आएगा तो वो आगे के नेक्स्ट है। तो इस टाइप से हमारे डांस फॉर्म ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन से हमारा ये कवर हो जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला हमारा है बायो का। तो बायो में हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना है अभी, बायो का मैं अलग से यहाँ पे चीज़ें करवा दूंगा किसी एक वीडियो में, 1-2 वीडियो में हम बायो वाले कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल डायरेक्ट करना है क्योंकि मेरा बायो सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो बायो का जो भी चीज़ें मैं एक बार और अच्छे से चीज़ें देख लूँगा, बायो पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो जैसे काम हो जाएगा उसके बाद मैं बायो के क्वेश्चंस को एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी डायरेक्ट याद कर लो कि कौन सा खाद में जो है प्रत्यक्ष कौन सा खाद जो है वो प्रत्यक्ष जैविक खतरे को दर्शाता है। तो इसका कैटरपिलर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। अभी फिलहाल डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, बस चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बायो के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम कर लेंगे किसी एक वीडियो में। कौन सा राजवंश जो है बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी है, वो है हमारा सेन वंश। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ों को कर लेते हैं, एक हम करेंगे पाल वंश को और दूसरा हम करेंगे सेन वंश को, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। बाकी मौखरी और देवास इससे पहले किसी एग्जाम में नहीं हुआ है तो ये रिपीट होने के चांसेस कम है। पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा, गोपाल, पहला पॉइंट, ठीक है। राजधानी क्या थी, राजधानी थी मुंगेर, ठीक है, मुंगेर। महान शासक कौन बने थे, महान शासक इस वंश के, किसके, पाल वंश के महान शासक थे धर्मपाल। क्या नाम था, धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, बहुत बार बोला हुआ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने। सेकंड चीज, पाल वंश से जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, किसने लिया, धर्मपाल ने। पाल वंश की तरफ से किसने लिया, धर्मपाल ने। तो इतने पॉइंट पाल वंश से अभी फिलहाल नोट करो। पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल, राजधानी क्या बनाई, मुंगेर, महान शासक धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया धर्मपाल। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में और कौन कौन से थे, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से थे, त्रिपक्षीय संघर्ष में था, एक तो है राष्ट्रकूट वंश था, दूसरा पाल वंश था, ठीक है, और तीसरा कौन सा था, तीसरा हो जाएगा हमारा पाल वंश, हाँ, गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा था, गुर्जर प्रतिहार वंश। और ये क्वेश्चन पूछा होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे से 2 ऑप्शन देगा, तीसरा नहीं देगा, बोलेगा त्रिपक्षीय संघर्ष में इनमें से किसने भाग लिया था, या त्रिपक्षीय संघर्ष में इनमें से कौन सा वाला वंश नहीं था। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पाल वंश है। अब हम यहाँ पे हम करते हैं कौन सा वंश, सेन वंश के बारे में थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं क्योंकि दोनों वंश पूछे हुए हैं। सेन वंश, सेम चीज़ वही है। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, ठीक है, सामंत सेन, सामंत सेन। राजधानी, राजधानी थी इनकी नदिया, नदिया, और ब्रैकेट में लखनौती भी दे सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, राजधानी क्या थी, हाँ, नदिया या फिर लखनौती, ठीक है। महान शासक, कुछ प्रमुख शासक याद कर लेना सेन वंश में, बोलेगा इनमें से कौन से शासक का नाम बोलेगा, बोलेगा कौन से वंश से थे। तो प्रमुख शासक में याद कर लेना, एक तो विजय सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन और बलाल सेन, ये 3 शासक। और एक और जो है गीत गोविंद के रचयिता, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, गीत गोविंद के लेखक। ये गीत गोविंद बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, जिसके आगे मैं स्टार लगा रहा हूँ। ये गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव। कौन से वंश में रहते थे, ये रहते थे किस, कौन से वंश में, ये रहते थे सेन वंश में। तो पूछ लेगा कौन से वंश में रहते थे, सेन वंश में, और किसके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में, ठीक है।
किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। सेन वंश का भी कौन सा राजा? लक्ष्मण सेन। तो सेन वंश के बारे में इतनी चीज़ें यहाँ पे कर लेना। बाकी देवास और मौखरी हम इसलिए नहीं करें क्योंकि इससे पहले एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, और इससे पहले वाला नहीं पूछा। अगर किसी एग्जाम में आगे पूछ लेता है तो वहीं पे इन दोनों को हम कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट था पाल वंश और सेन वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पंजाब के किस राजा ने शाह सुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? किसने किया था? तो वो किया था रणजीत सिंह। अब यहाँ पे हम रणजीत सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं। रणजीत सिंह के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, एक तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरावाला। ठीक है। पिता का नाम क्या था? महासिंह। महासिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। किनके यहाँ? महासिंह के यहाँ। ठीक है। इसके बाद लाहौर शासक बने 1798 से 99। कहाँ के? लाहौर के। ठीक है। इसके बाद इनके टाइम पे अमृतसर संधि हुई थी। अमृतसर संधि, तो ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर संधि किस किस के बीच हुई थी, कब हुई थी। तो पहले तो ईयर याद रखो। अमृतसर संधि हुई थी हमारी 1809 में। किस किस के बीच हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच। ठीक है। रणजीत सिंह के बीच हुई थी। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु याद कर लेना, 1839 में। 1839 में इनकी डेथ होती है। इसके बाद दो बैटल और होते हैं। एक होता है पहला आंग्ल सिख बैटल, आंग्ल सिख युद्ध, और दूसरा होता है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। तो फर्स्ट जो है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस साइड, फर्स्ट जो है आंग्ल यानी अंग्रेजों और सिखों के मध्य आंग्ल सिख युद्ध, वो होता है कब? फर्स्ट वाला जो हुआ था वो था 1845 से 46। और जो सेकंड वाला होता है, सेकंड वाला वो होता है 1849 में। तो दोनों चीज़ें याद कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे रणजीत सिंह से रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें करी? एक तो शाह सुजा उन्होंने अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी। पंजाब के किस राजा ने? वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म हुआ था गुजरावाला में। पिता का नाम महासिंह था। शासक ये महासिंह के यहाँ पे जन्म हुआ था। और शासक ये बने, लाहौर के बने 1798 में, हाँ 1999 में। अमृतसर की संधि होती है फिर 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य। मृत्यु होती है इनकी 1839 में। इनके बाद जो है पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है जो कि 1845-46 में होता है, और दूसरा वाला 1849 में होता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 26 से हमें चीज़ें करनी है। ठीक है। अगला होता है हमारा फर्स्ट और सेकंड, जो है फर्स्ट और सेकंड विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल नहीं किए गए थे? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, और सेकंड वाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहला विश्व युद्ध ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड हमारा होता है 15 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। ये हमारा सेकंड हो गया। अब सिंपल सी बात है, जब वर्ल्ड वॉर होगा तो यहाँ पे ये ओलंपिक खेल उन्होंने क्या किया होगा, उस टाइम पे आयोजित नहीं किए होंगे। तो यानी 1914 के बाद तो ओलंपिक खेल नहीं हुआ होगा। कब तक? 1918 तक। ठीक है, 1918 तक। और सेकंड चीज़ 1939 के बाद नहीं हुआ होगा 1945 तक। तो देखो 19 कौन 1920 हुआ होगा क्योंकि उस टाइम पे कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है। 1940 वाला भी, 1944 वाला
देखो एक तो 24 वाला हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि इनमें से ये वाला तो हुआ है। 1920 वाला बिल्कुल हुआ है क्योंकि 1990 तक तो ये वाला भी हुआ है यहाँ पे। 1948 वाला भी हुआ होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ फोर्थ वाला देखो 1916 वाला नहीं हुआ होगा। 1936 तो हुआ होगा क्योंकि 39 के बाद वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो इसका अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। देखो ऑप्शन नंबर बी इसलिए एलिमिनेट करो, 1916, 1940 और 1944। देखो 1916 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 14 से 18 तक ये रहा, इस बीच तो कराया नहीं। 1940 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये भी 39 से 45 के बीच आ रहा है। और 1944 भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये 39 से 44। तो ऑप्शन नंबर बी इन्होंने दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ईयर वाइज जैसे रीजनिंग का होता है ना, वैसे क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो इनका ईयर डेट भी याद रखना, विद डेट ये पूछता है एग्जाम में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक रहा और डेट भी याद होनी चाहिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक रहा, जैसे यहाँ पे दोनों ही वर्ल्ड वॉर की डेट अगर ईयर याद होना था, ईयर याद होता तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ये वाला क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इनमें से कौन सा मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता है? मैला आंचल किसका है? मैला आंचल वह है फणीश्वर नाथ रेणु। अभी मैंने बोला था कि एक वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास को फिर से करवा दूंगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने बोला है वो चीज़ मैं करवा दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक तो उपन्यास को मैं करवा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई अलग चीज़ें नहीं करनी क्योंकि सभी बांग्लादेश से रिलेटेड है। और बांग्लादेश से रिलेटेड लोगों के बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता नहीं है। ये इसलिए पूछा इन्होंने क्योंकि जनक के लिए बोला इन्होंने, ऐसी पाकिस्तान का जन्मदाता कौन है, पाकिस्तान का जनक कौन है, इस टाइप से चीज़ें पूछ लेता है बस ज़्यादा, क्योंकि ये बांग्लादेश का जनक बोला हुआ है ना, ठीक है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें, बाकी लोगों के बारे में करना नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्ट याद कर लो। नेक्स्ट वाला यहाँ पे दिया मिनिस्टर, तो मिनिस्टर अब 2024 में चेंज हो जाएंगे, कुछ चेंज हो जाएंगे, जो नहीं होंगे तो या तो ये पूछ लेगा कि पहले कौन से मिनिस्टर थे। जैसे अश्वनी वैष्णव ये रेलवे मंत्री थे। स्मृति ईरानी ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ठीक है। मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये मैंने पहले भी करवा दिया, ठीक है। पीयूष गोयल ये वाणिज्य मंत्री थे पहले, अभी ये राज्यसभा में लीडर हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमन ये हमारे वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में तो ये इस पोस्ट पे हैं, लेकिन चेंज हो जाएगा 2024 के इलेक्शन होते होते। लेकिन तब तक ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इससे पहले वो कौन सी पोस्ट पे थे, ठीक है। तो इस टाइप से चारों का याद रखना है। जैसे अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री है, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है। यह राज्यसभा में अभी वो लीडर है, ठीक है। उसके बाद स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इस टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 भी रिपीट हो गया। देखो इसीलिए बोलता हूँ कि चीज़ें रिपीट होते जाती है। जैसे हमारा अभी रिपीट हो गया मोहिनीअट्टम, रिपीट हुआ है, सोनल मानसिंह रिपीट हुआ है, इसलिए तो यहाँ पे चीज़ें हैं रिपीट होती हैं, ठीक है। PYQ सीरीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में रिपीट होता है। जैसे मैंने वहाँ पे करवाया था भरतनाट्यम के 2-4 नाम, उसमें सोनल मानसिंह भी था। तो इस टाइप से ही चीज़ें होती है। तो ये सोनल मानसिंह किससे था? भरतनाट्यम से। मैंने वहाँ पे करवाए थे 2-4 नाम। सोनल मानसिंह रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। सोनल मानसिंह पहला नाम। दूसरा मैंने बोला था यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। तीसरा MK सरोजा याद है, ठीक है। वैजयंती माला याद है। इसके बाद मृणालिनी साराभाई, ठीक है, याद है। तो इस टाइप से चीज़ें मैंने यहाँ पे कुछ नाम याद करवाए थे, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, MK सरोजा, वैजयंती माला, मृणालिनी साराभाई। तो इस टाइप से आपको दोबारा से यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, एक बार और रिवीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मणिपुरी के भी कुछ याद कर लेते हैं। अब कथक के मैंने क्या बोला था, कथक में का मैंने बोला था महाराज, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से महाराज थे? लच्छू महाराज, ठीक है। इसमें थे अच्छन महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज। इसमें थे सूरतदेव महाराज, ठीक है। इसमें थे बिरजू महाराज, ठीक है। इसमें मैंने एक और नाम बोला था शोभना नारायण, जो कि सबसे कम एज में उन्हें पद्मश्री मिला, शोभना नारायण, याद है। तो कथक से ये वाली चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बार रिवीजन हो गया होगा।
अब मणिपुरी और क्षत्रिय वाले थोड़ा नए आगे, तो मणिपुरी और क्षत्रिय वालों को बस हम करेंगे, बाकी ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, मणिपुरी और उड़ीसा में 2-3 नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नाम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा नाम जो है याद नहीं होंगे, इसलिए 2-3 करके हमें चीज़ें करनी है ताकि याद हो जाए। क्षत्रिय वाले लिख लेते हैं पहले। क्षत्रिय वाले देखो, क्षत्रिय में आपको याद करना है श्रीमत शंकरदेव। ठीक है, पहला नाम। दूसरा हो गया प्रभात शर्मा, और तीसरा होता है गहन चंद्रा। ये हमने पहले नहीं करा था क्षत्रिय वाले, इसलिए इसको याद रखना। क्षत्रिय सबसे बाद में ऐड होने वाला है, 2000 में याद होना है, इसे करेक्शन कर लेना। ईयर को पहले 2001 बोला था, 2000 कर लेना। किसी बुक में 2001 दिया था तो इसलिए वहाँ से मैंने चेक करा, तो एक बार खुद से भी थोड़ा चेक कर लेना कि ईयर 2000 में सबसे बाद में ऐड होने वाला शास्त्रीय नृत्य था। ठीक है, इसके बाद कौन सा करना है, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी में बस ये ध्यान रखना, इसका ट्रिक है झावरी बहनें इसके अंदर आ जाती है। झावरी में कौन कौन आता है, जैसे नयना झावरी हो गया, सुवर्णा झावरी हो गया, ठीक है, रंजना झावरी हो गया, ठीक है, और फोर्थ हो जाएगा दर्शना झावरी। तो झावरी बहनें किस में आ जाएंगी, मणिपुरी के अंदर। तो इस टाइप से तो चीज़ें आती हैं, जैसे कथक में महाराज किया और मणिपुरी में झावरी बहनें हो गया। इसी तरह मैंने बोला था ओडिशा में महापात्र हमने किया था। महापात्र कौन कौन से महापात्र थे, ठीक है, केलूचरण महापात्र, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, और एक और बोला था मैंने माधवी मुदगल। तो इस टाइप से चीज़ें मल्टीपल टाइम चीज़ें याद करना है, मुदगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ नहीं करे, यहाँ क्षत्रिय वाले में श्री शंकरदेव, प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा। मणिपुरी में झावरी बहनें, झावरी में कौन, नयना झावरी, सुवर्णा झावरी, रंजना झावरी और दर्शना झावरी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 में इन्होंने बोला है कि भगोरिया स्वांग किस त्योहार से संबंधित है, होली। ठीक है, अब यहाँ पे दिवाली, अब ये क्वेश्चन ये पूछता है कि दिवाली कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दिवाली मनाया जाता है कार्तिक, ये याद कर लेना, बाद में ये मंथ में निपटा लिखा दूंगा कार्तिक किसे कहते हैं, या फिर आपका फाल्गुन में कौन होता है, कौन सा मंथ आता है, इस टाइप से है ना। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होता है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, तो पूछ लेता कब होता है। ठीक है, तो कार्तिक मास में ये होता है हमारा कौन सा वाला, दिवाली हो जाता है। 10 शिवरात्रि होता है फाल्गुन मास में। ठीक है, दशहरा भी इसी के पास में होता है। ठीक है, तो ये तो याद है। होली कब होता है, होली होता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, ये भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को क्या होता है, होली होता है। तो इसलिए चीज़ें याद रखना थोड़ा, है ना। कार्तिक में होता है, दशहरा भी आसपास होता है, शिवरात्रि फाल्गुन में, होली भी फाल्गुन में होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से आ गया हमारा 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान ऑलरेडी मैंने करवा दिया, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फिर, है ना, कितना टाइम लग रहा है। 5 ईयर प्लान कौन कौन से हमने किया था, एक तो सेकंड वाला भी हमने किया था, जो मैंने बोला था 1956 से 61 में। सेकंड वाला इसलिए किया क्योंकि इसमें हमारे 3 उद्योग लगे हुए थे। कौन से, एक दुर्गापुर हो गया, ठीक है, भिलाई हो गया, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में था, भिलाई। दूसरा जो है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, और तीसरा हो जाएगा राउरकेला, कौन सा वाला, उड़ीसा वाला। भिलाई जो है वो सोवियत संघ, और जो राउरकेला था वो पश्चिमी जर्मनी, और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। यहाँ पे कर लिया था हमने 5th वाला भी कर लिया था, जो 1974 से 78 तक चला था। 78 से लेकर 80 तक अनवरत योजना चली थी। फिर हमने 6 वाला किया था 1980 से 85 तक चला था। 7th वाला हमने किया था 1985 से 1990 तक चला था। फिर 1990 से 1992 तक हमारा प्लान हॉलीडे योजना अवकाश चला था। फिर 1992 से लेकर 1997 तक हमारा 8वां 5 ईयर प्लान चला था। और 9th वाला 5 ईयर प्लान याद कर लो, 1997 से लेकर 2002 तक चला है बाहर 9th वाला। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने करी थी। उसके बाद हमने इसके महत्वपूर्ण वो टारगेट पे, जैसे पाँचवें का टारगेट था गरीबी उन्मूलन, छठे का था कि रोजगार में वृद्धि, 7वें था रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और ठीक है 8वें वाले में क्या था, मानव संसाधनों का विकास, या फिर इसका आंसर भी 8वां, या
या फिर क्या है यहाँ, ये था कि संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत भी यहीं से हो गई थी। नवी वाले का जो उद्देश्य है वो क्या है, देखो 9th 5 ईयर प्लान नहीं करा हमने, 9th वाले का नोट कर लेना, अभी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखो 6 वाले में हमने क्या करा, 6 वाले में हमारा 1980 से 85, 7th वाला 1985 से 90, 8वां 1992 से 97, 9वां 1997 से लेकर 2002। एक तो इनके ईयर याद कर लो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनके ईयर याद करो। 7वें वाले का था क्या, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, मानव संसाधनों का विकास, मानव संसाधनों का विकास या फिर संरचनात्मक समायोजन नीतियाँ। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना ये वाला। ठीक है, 6 वाले में क्या था, 6 वाले में क्या था, रोजगार में वृद्धि। 9th वाले का यहाँ पे लिख देना उद्देश्य, 9th वाले का है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये है हमारा 9th 5 ईयर प्लान का उद्देश्य है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें 5 ईयर प्लान से हमने कर लिया है, तो नोट डाउन करते हुए चलना है। यहाँ पे कौन सा वाला आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप से 5 ईयर प्लान का रिवीजन हो गया। ये हम पहले बायोलॉजी के मैंने बोला था एक साथ हम चीज़ों को कर लेंगे क्वेश्चंस को, तो इसका डायरेक्ट अब याद करना आपको, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और स्वयं पोषकीय पदार्थ, इनमें से तीनों कौन सा है, वो है पादप। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना फिलहाल अभी। विद्युत मोटर और विद्युत सिद्धांत किस पर काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे विद्युत जनरेटर है वो दाएं हाथ के नियम पे, और विद्युत मोटर जो है वो बाएं हाथ के नियम पे। इसके लिए एक डायग्राम आपको याद कर लेना, इसको बनवा लेना। ठीक है, बना लेना। तो इस डायग्राम को देखकर थोड़ा कुछ चीज़ें याद आ गई होगी आपको। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पढ़ा हुआ है, ये वाला डेफिनेशन तो पढ़ा ही होगा ना स्कूल में काफ़ी बार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने तीनों उंगलियां यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, और जहाँ अंगूठा वो बताता है किसको, फोर्स को, बल की दिशा को, मध्यमा वो बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो आपका तर्जनी है वो बताता है हमारी धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, इस टाइप से किया हुआ है आपके दाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ के नियम के अनुसार, है ना। तो लेफ्ट वाला बताता है आपका मोटर पे काम करता है, लेफ्ट वाला, यहाँ पे डायग्राम बना लेना। ठीक है, और जो राइट वाला है वो किस पे काम करता है, वो करता है जनरेटर के ऊपर काम। ठीक है, तो डायग्राम तो बनाया होगा ना काफ़ी बार है आपका, मल्टीपल टाइम, तो चीज़ें याद होगी। भाई ये ध्यान रखना था यहाँ पे कि मोटर वाला कौन से वाले पे करना है और जनरेटर वाला किस पे काम करता है। तो लेफ्ट वाले पे मोटर, विद्युत मोटर, और राइट वाले पे विद्युत जनरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कम आय वाले परिवारों को गैर सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने के लिए मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के मासिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर डैश की सीमा होती है, कितने % की सीमा होती है, 50% की सीमा होती है। तो ये तो आपको डायरेक्ट चीज़ें याद करनी थी। ठीक है, इसमें आपका कुछ ऐसा अलग सा फैक्टर नहीं है। 37 यहाँ पे क्या हुआ, सिलेंड्रेरा, कौन सा संघ, हमने इससे पहले कौन सा संघ किया था, ऑर्थोपोडा, याद है, ऑर्थोपोडा इससे पहले वाले में आया था, यानी एक संघ आ ही रहा आपका। ऑर्थोपोडा में कौन कौन से आ रहे थे हम, तितली, तिलचट्टा, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, ठीक है, झींगा मछली, झींगा मछली, ठीक है, झींगा मछली, ये सब हमारे किस में आ रहे थे, ऑर्थोपोडा वाले में। और एक घोंगा था, घोंगा, घोंगा किस में था, मोलस्का वाले में। ठीक है, मोलस्का संघ में क्या था, घोंगा। ठीक है, अब हमें करना है सिलेंटेरा, कौन सा वाला संघ, सिलेंटेरा, सिलेंटेरा। इस संघ के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे याद कर लो, क्योंकि यार नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा हाइड्रा,
हाइड्रा इसके अंदर आएगा, जेलीफिश आ जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके बाद सी एनीमोन, सी एनीमोन। ठीक है, सी एनीमोन। और फोर्थ है, और याद कर लो, मूंगा। ये याद करना है, ये किस में आएंगे हमारे सिलेंटेरा संघ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना याद कर लो। अब यहाँ पे से देखो, इनमें से कौन सा विकल्प संघ सिलेंटेरा से संबंधित है, वो हो जाएगा हमारा ऑरेलिया। तो इसमें भी डायरेक्ट याद करना है। बायोलॉजी के मैंने बोला है कि एक साथ में चीज़ें करवा दूंगा, तो उसका टेंशन है। नेक्स्ट हम आपका है कि निवल अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पे इंग्लिश में शायद इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये से बोलते हैं, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोला जाता है, निवल वाला। देखो अब इसका सिंपल सा है, क्या नेट कैसा आएगा, नेट आपका तब आएगा जब आपका इनडायरेक्ट टैक्स में से जो सब्सिडी यानी जो एक्स्ट्रा जो है सब्सिडी दी जा रही है उसको निकाल देंगे, तो हमारा नेट वाला आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लो, सिंपल सी बात है कि जैसे किसी चीज़ का, जैसे तुमने क्या करा कि 7 रुपये तुमने किसी से लिए और 3 किसी और ने उसमें ऐड कर दिया, तो जो नेट तुम्हारा होगा नेट वाला वो कितना होगा, 7 माना जाएगा, नेट तुम्हारा 7। देखो एक एग्जांपल, सिंपल सा बात है कि नेट निकालना है तो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी उसे निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो वो इसमें आ जाएगा इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी। ठीक है, प्लस नहीं होगा, प्लस होगा तो वो नेट कैसे हो जाएगा, और प्रत्यक्ष होगा नहीं क्योंकि वो वैसे ही इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष वाला तो वैसे ही हट जाएगा। इन दोनों में से एक निकालना था, और नेट निकालने के लिए हमें बाकी फालतू चीज़ें निकालनी पड़ती, तो माइनस करना पड़ता, तो ये यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है। ये थोड़ा एलिमिनेशन मेथड भी लगाना था यहाँ पे, बाकी चीज़ें नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें हम करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बात कब स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को पहली बार इन्होंने मनाया था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस, इसीलिए 26 जनवरी को जो है उसके बाद गणतंत्र दिवस भी इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि वो बहुत बार उससे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें यहाँ पे कर लेंगे, कुछ आपका नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले तो स्थापना करते हैं। स्थापना स्थापना कब होती है, 1885 में। पहले अध्यक्ष कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, फर्स्ट पहले कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। अब इसके अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ अधिवेशन यहाँ पे कर लेंगे मेन कुछ बाद में कर लेंगे। जैसे पहला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, शुरू के 4 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। पहला जब 1885 में हुआ, तो दूसरा 1886 में हुआ होगा, तीसरा 1887 में, और चौथा 1888 में। इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ कहाँ पे हुआ, पहला हुआ है, पहला अधिवेशन बहुत बार पूछता है। पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में। ठीक है, पहला वाला इसलिए याद करना, पहले के कौन थे, पहले के थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे वाले में दादा भाई नेहरू जी, ये पूछ लेता है शुरू के 4 कुछ इंपॉर्टेंट। तीसरे वाले में मद्रास वाले में थे बदरुद्दीन तैयबजी। मैं बोल भी रहा हूँ तो अगर दिख नहीं रहा तो तैयबजी। और चौथे वाले में जॉर्ज। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेगा यहाँ पे, बोलेगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो है बदरुद्दीन तैयबजी। कहाँ पे, कौन से वाले में, मद्रास वाले में। बोलेगा कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज, कौन से वाले, चौथे वाले में। बोलेगा दादा भाई नेहरू जी कौन से वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो थी दूसरे वाले में। बोलेगा कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें कर लेते हैं, जैसे पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया,
वंदे मातरम गाया गया। कौन से वाले अधिवेशन में? 1896 वाले में, यानी 12वें अधिवेशन में। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बोलेगा कि बाकी और बाकी तो हमारे बाकी बाद में कर लेंगे। ठीक है, इतना याद कर लेना। बाकी 1906 वाला भी इम्पोर्टेंट है, जो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नेहरू जी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1907 वाला भी इम्पोर्टेंट है, जो सूरत वाले में था। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस विभाजन, यहाँ पे विभाजन हुआ था, दो दलों में बट गया था ना, सूरत गरम दल नरम दल वाला। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना ना। और बाकी एक हमारे याद रखना 1911 वाला, जो कलकत्ता में हुआ था, और बिशन नारायण थे उसमें, बिशन नारायण उसके अध्यक्ष, बिशन नारायण। क्यों याद रखना? क्योंकि इस पहली बार जनगण मन गाया गया था, जनगण मन गाया गया। तो यहाँ पे कुछ अधिवेशन है जो यहीं पे याद करना है। एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। पहले कांग्रेस की स्थापना होती है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में। किस और उस टाइम पे कौन थे? ईओ ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश बनर्जी, मुंबई में। दो पहले दादा भाई नेहरू जी ने दूसरे वाले अधिवेशन, पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थर्ड वाले में थे, यानी बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज विल। बोलेगा कि वंदे मातरम कौन से वाले में गाया गया? तो वो है 12वें, यानी 1896 में। ठीक है, कलकत्ता में। बोलेगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में 1906 वाले में, दादा भाई नेहरू जी ने। बोलेगा सूरत विभाजन के कौन से वाले में हुआ था? 1907 में, सूरत वाले में, दादा रास बिहारी बोस हैं अध्यक्ष। बोलेगा जनगण मन कौन से वाले में गाया गया? तो वो गाया गया 1911 वाले में, कलकत्ता में। ठीक है, बिशन नारायण थे उस टाइम पे अध्यक्ष। ठीक, तो ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ अधिवेशन करने हैं, और कुछ जो है बाकी वाले उसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में थोड़ा बहुत डाउट है, तो उसको मैं बाद में देख लूँगा। फिलहाल आंसर इन्होंने यहाँ पे मिनेंडर दिया है, बट डेमेट्रियस की भी कैपिटल कहीं पे शाकल दिया हुआ है, शाकल। शाकल जो है सियालकोट का पुराना नाम था, इसका नया नाम जो है, शाकल पुराना नाम था, ये नया नाम सियालकोट हो गया था। तो कहीं पे दोनों की ही कैपिटल शाकल दी है, मिलिंद के भी और डिमेश मिनेंडर के भी। यहाँ पे मिनिल लिखा है और यहाँ पे मिनेंड। ठीक है, यहाँ पे मिनेंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे मिलिंद लिखा हुआ है, तो देख लूँगा मैं इसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, तो इसको मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में जब पुष्यमित्र शुंग वाला आएगा तो वहीं पे कवर किया कर देंगे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का उसमें। ओके, इस वाले को वहीं पे कवर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41, तो ये तो आपका डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद ही करना है। जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये तो आपको डायरेक्ट वहीं पे कर देना है, तो इसमें बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में इन्होंने बोला है कि भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया? तो ये भी डायरेक्ट आपको याद करना है, कब लगाया था? 1910 में लगाया था। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ करने लायक नहीं है, 1910 में। अगला वाला है ख्याल। नेक्स्ट वाले पार्ट में जो मैं करवाऊँगा, सबसे पहले टॉपिक हमारा शायद ये वाला रहेगा। कौन सा वाला? घराना वाला। ठीक है, तो घराना वाला जो भी इम्पोर्टेंट है, उनके मैं घराना याद करवा दूंगा एक वाले पार्ट में। फिलहाल यहाँ पे अभी आपको यही डायरेक्ट करना है। ख्याल वाला जो है, ख्याल के प्रतिपादक, एक क्वेश्चन याद रखना, 44 क्वेश्चन याद रखना। 44 क्वेश्चन बोनस है, फ्री का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से हैं? तो वो हैं किराने घराने से। और अगला देखो, पंडित भीमसेन जोशी जो है वो किस रूप में प्रतिपादक थे? ख्याल के रूप में प्रतिपादक। यानी यही क्वेश्चन इन्होंने इस वाले में दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर एक बोनस नंबर हो गया 44 वाले में। ठीक है, देखो यहाँ पे ख्याल। अगला यहाँ पे बोला इन्होंने दोल उत्सव। दोल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोल मनाया जाता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब हम कुछ यहाँ पे इनके क्या कर लेते हैं, कुछ डांस फॉर्म याद कर लेते हैं, जैसे दोल छत्तीसगढ़ का, सॉरी कुछ फेस्टिवल याद कर लेते हैं इनके, बाकी स्टेटों के भी। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ का दोल हो जाएगा। अब बाकी के यहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड।
ओके। दोल, ठीक है, दोल छत्तीसगढ़ नहीं, दोल हो जाएगा असम का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नहीं असम का होगा दोल, ठीक है। दोल उत्सव कहाँ का है? असम का है। अब यहाँ पे हम थोड़ा कर लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र, नोट डाउन कर लेना, कुछ फेस्टिवल यहाँ पे कर लेंगे इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र का लावणी, लावणी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड कोली, नोट कर लेना कोली। थर्ड तमाशा, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ याद कर लेना पोवाडा, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, ठीक है। बिहार के याद कर लेते हैं, बिहार का हो जाएगा जाट जाटिन, जाट जाटिन, पूछा हुआ है किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद पावरिया, पूछा हुआ है बिहार का पावरिया, ठीक है। थर्ड वाला हो जाएगा हमारा झाजिया, झाजिया, झिझिया, झिझिया करके आएगा झिझिया, ठीक है, झाजिया झिझिया आ जाएगा। फिर आता विदेशिया, विदेशिया। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो जाएगा। जैसे बिहार का जाट जटिन, पावरिया हो गया, झिझिया हो गया और विदेशिया हो जाएगा। महाराष्ट्र का लावनी, कोली, तमाशा और पोवाड़ा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के करते हैं, छत्तीसगढ़ में राउत नाच, राउत नाच हो गया। पंडवानी, बहुत बार पूछा हुआ है, पंडवानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडवानी, ठीक है। थर्ड हमारा हो जाएगा बागमती, बागमती, कर्मा, कर्मा, ये कहाँ के हैं? ये आ जाएंगे छत्तीसगढ़। अब करते हैं असम के, ठीक है, असम के रह गए ना, असम के यहाँ पे कर लेते हैं, इस वाले पार्ट इतने में, ठीक है। असम में एक तो आपका बिहू याद रखना, दूसरा भी हमने कर दिया दोल, तीसरा बागुरुम्बा, ठीक है। फोर्थ हो गया बिछुआ, झुमुरी, ये याद कर लेना है किसके? असम के। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा करके ही तो याद करना है, एक दो बार रिवीजन करोगे अच्छे से तो याद हो जाएगा। अभी क्योंकि ज़्यादा वो नहीं, एक साथ ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अब कुछ नेक्स्ट वाले किसी पार्ट में आएगा फिर से यहाँ पे, तो जो बाकी हुए बचे हुए हैं फेस्टिवल वो भी कर लेंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें सभी को निपटाना है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना है ये वाला। त्रिशूल गंगा नदी जो है एक धारा है किसकी? गंडक की। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या था? गोदावरी रिवर के बारे में, ठीक है, उसके बेसिन, उसकी ट्रिब्यूटरी करी हुई थी। अब यहाँ पे हम गंगा की ट्रिब्यूटरी कर लेते हैं, और ठीक है, तो यहाँ से गंगा रिवर का थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो इसी टाइप से जैसे हमने गोदावरी का करा था वैसे ही गंगा का भी करना है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट वाली कौन सी है, ठीक है। तो देखो, पहले हम ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी कर लेते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। पहली कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। दूसरी आप देख रहे हो यहाँ पे गोमती, ठीक है। तीसरी आप देख रहे हो घाघरा, चौथा गंडक और पांचवी कोशी, ठीक है। घाघरा, गंडक और बीच में कोशी रिवर भी उसमें मिल जाएगी। फिर आएगा महानंदा और बाद में फिर पद्मा नाम से नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये एक साइड वाली कर लेते हैं पहले, ऊपर वाली, इधर लेफ्ट साइड से जो आपकी कनेक्ट हो रही है। कौन कौन सी? रामगंगा, फिर गोमती, ठीक है। उसके बाद घाघरा, घाघरा, फिर आएगा हमारा गंडक, फिर है कोशी, फिर आएगा महानंदा। ये हो जाएगी लेफ्ट साइड से जो ऐड हो रही है, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राइट साइड से देखो, राइट साइड से, राइट साइड से यमुना, यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर में और आगे जाके यूपी के इलाहाबाद में ही मिल जाती है ना। तो यमुना एक तो इसकी राइट साइड से कौन हो जाएगी? ट्रिब्यूटरी यमुना। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना ही है। पहला पॉइंट ये नोट डाउन है, यमुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे जाके देखो कौन सी रिवर आती है। यमुना के बाद यहाँ पे आएगा केन और सोन, ठीक है। और आगे जाके फिर ये हुगली, हुगली में यहाँ पे दो उस धाराओं में बढ़ जाता है। एक यहाँ पे हुगली देखो, पद्मा लास्ट में कौन से नाम से? पद्मा नाम से किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन से नाम से? पद्मा नाम से, बंगाल की खाड़ी में। तो बोलेगा बांग्लादेश में उसका नाम क्या होता है गंगा का? तो पद्मा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से यमुना, केन और सोन। अब यहाँ पे देखना यमुना की ट्रिब्यूटरी भी यहाँ से याद कर लो, यमुना की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। कौन सी है यमुना की ट्रिब्यूटरी?
यमुना की है बानस, बनास, बनास। देखो ये सब यमुना में जाके मिलेगी ना। हाँ, चंबल हो गया, काली सिंध हो गया, ठीक है, बनास हो गया, सिंध याद कर लो, सिंध हो गया। उसके बाद बेतवा हो गया, बेतवा हो गया, ठीक है। ये हमारी किसकी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, है ना। बाकी यहाँ पे हाँ नोट डाउन कर लेना है, आराम से एक दो बार करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, गंगा रिवर का थोड़ा बहुत मैप से। नेक्स्ट देखो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इससे पहले भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार मैं बोल देता हूँ और रिवीजन करते हुए चलना है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्या क्या मैंने करा दिया। हड़प्पा सभ्यता में मैंने कराया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। पहला पॉइंट, हड़प्पा किस रिवर पे है, रावी नदी किनारे हड़प्पा, ठीक है। रावी नदी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सेकंड मैंने पढ़ाया था मोहनजोदड़ो, किस नदी पे, सिंध, सॉरी हड़प्पा रावी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। कहाँ पड़ता है ये भी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी। उसके बाद हमने कहा कि हड़प्पा जो है वो कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता थी। घरों के लिए ग्रिड पद्धति, घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। गेहूं जो इनका मुख्य भोजन है, शहद के लिए, मिठास के लिए शहद का यूज़ करते थे। कुब्बड़ वाला सांड इनका पूजनीय था, पशुपति की मूर्ति पूजा करते थे। इसके बाद मोहरों पर एक सिंगे पशु का चित्र मिलता था। अच्छा, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, अन्नागार, स्नानागार और क्या क्या मिला था, अन्नागार, स्नानागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। उसके बाद हमने किया था कालीबंगन। कालीबंगन घग्गर नदी पे है और कहाँ पड़ता है ये, कालीबंगन पड़ता है काली चूड़ियों के लिए फेमस है ये, राजस्थान के हनुमानगढ़ साइड, है ना। धोलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में और अहमदाबाद ज़िले में, है ना। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे। इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था ये सब चीज़ें। और इसके बाद हमने धोलावीरा किया था, कालीबंगा किया था, हड़प्पा किया था, मोहनजोदड़ो किया था, लोथल। लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात के कच्छ ज़िले में है, ठीक है। तो लोथल जो है बंदरगाह भी है और लोथल के दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे, ठीक है, और सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। तो ये अब चीज़ें हमने ऑलरेडी कर दिया था यहाँ पे हड़प्पा में, थोड़ा बहुत चीज़ें, है ना। बाकी स्वास्तिक चिन्ह उन्होंने दिया था। तलवार से ये परिचित नहीं थे और बाकी बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी ये चलाते थे और व्यापार के लिए दूसरी जगह जाते उन्हें पणी कहा जाता था। इतनी चीज़ें हमने किया था। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला कि हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में, बिल्कुल ठीक है। एक निचला शहर होता था, दूसरा एक होता ऊपरी नगर, दूसरा नीचे। ऊपरी नगर में जो है वो अमीर लोग रहते थे उस टाइम के, ना, जिनके पास पैसा वैसा है। और निचले वाले में जो थोड़ा कम वाले, जो गरीब टाइप के, गरीब या जो होते थे वो निचले वाले में रहते थे। निचला और ऊपरी नगर जो है ये इसलिए बनाया हुआ था क्योंकि बाढ़ वाढ़ का खतरा होता था। जैसे बाढ़ वाढ़ आती थी तो ये खतरा नीचे ज़्यादा होता था, इसलिए यहाँ पे ऊपर भी दो बनाया हुआ था, ऊपर और निचला, ठीक है। तो बाढ़ की वजह से ये चीज़ें करी हुई थी उन्होंने, इसलिए इन्होंने बोला है। सेकंड पॉइंट देखो, निचले हिस्से को किला, किला तो ऊपर वाले को कहते थे, किला तो ऊपर होगा, नीचे वाले को नहीं कहते थे, किला कहते थे ऊपर वाले को। तो सेकंड पॉइंट गलत है और पहला पॉइंट इनका ठीक है। तो केवल एक सत्य है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। 48 में इन्होंने क्या बोल रहे हैं, 48 में बोले हैं कि कौन सा उपन्यास आर के नारायण द्वारा लिखा गया, जो कि एक हिंदी फिल्म भी जिसके ऊपर बन गई है। आर के नारायण की है द गाइड, ये बहुत बार रिपीट हो गया, ठीक है। किसकी है, आर के नारायण की। तो बाकी भी हम कर लेते हैं। देवदास किसकी है, देवराज है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये देवदास इनकी है। उसके बाद थ्री इडियट्स किसकी है, चेतन भगत की, चेतन भगत की है। कौन सी, थ्री इडियट। हेलो, ये हेलो बहुत सारा चीज़ें देगा हेलो में, बट आप याद कर दो। ये कहता है रेंडल, रेंडल एल्डन, EL, इनका नाम रेल्डन एल्डन ग्रीनी, ग्रीनी करके याद कर लो बस, ग्रीनी। ये हेलो के हैं, हेलो को ऐसा पूछा नहीं लेकिन बाकी इनका पूछ सकता है चीज़ें, है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड लगाना था।
बहुत ही ईज़ी था। अब आप देखोगे ना, जब मोतियाबिंद हो जाता है तो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों में देखने को मिलेगा, है ना? बुज़ुर्ग लोगों में ही होता है। तो मोतियाबिंद होने पर क्या हो जाता है, तो आप देखोगे ना तो उनकी जो आँखें हैं वो वाइट-वाइट टाइप की हो जाती है, पूरी वाइट-वाइट हो जाती है, मोतियाबिंद होता है तो जब आँखों में क्या हो जाता है, एकदम वाइट-वाइट हो जाता है पूरा, तो यानी दूधिया टाइप का हो जाता है। तो वृद्धावस्था में व्यक्तियों का जो क्रिस्टलाइन दूधिया और धुंधला हो जाता है। देखो, परितालिका धुंधली होती, गलत है ये तो। और ये चमकदार तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट तो होगा नहीं। सुस्त हो जाती, नहीं हो जाती, इसका यहाँ पे आप दुधिया से भी करना है। ये थोड़ा बहुत अगर चीज़ें कुछ ऐसे होती हैं, चीज़ें याद करनी पड़ेगी, हर चीज़ थोड़ा डीप में पढ़ना जरूरी नहीं है। देखा होगा मोतियाबिंद जैसे तो उनकी आंखें क्या होती है, वाइट वाइट हो जाती है, तो दूधिया हो जाती है ना, तो स्टेप एलिमिनेशन मेथड लगाना था यहाँ पे। चलिए, बहुत सिंपल सा है, चीज़ों को देखना है यहाँ पे। सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रश्नकाल उसे बोला जाता है। चारों को एक एक बार में बोल देता हूँ, थोड़ा नोट डाउन कर लेना, मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रश्नकाल सबसे पहले होता है, प्रश्नकाल, ठीक है। प्रश्नकाल प्रश्नकाल क्या होता है, ये सबसे पहले होता है, इसमें 1 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। कितने का टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न कर सकते हैं और उन प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पे दिए जाते हैं, प्रश्न और उनके उत्तर दिए जाते हैं। प्रश्न जो है, कुछ प्रश्न किससे रिलेटेड होते हैं, आलोचन प्रत्यालोचन इस टाइप के प्रश्न होते हैं इसमें। तो पहले ये होता है प्रश्नकाल, के बाद होता है हमारा शून्यकाल। शून्यकाल होता है कितने, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का शून्यकाल, ठीक है। शून्यकाल होता है 12 बजे से 1 बजे तक का शून्यकाल होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें हम क्या कौन सा मुद्दा उठाते हैं, विलंब या महत्व के मामले, अविलंब वाले, जिनमें बहुत ज़्यादा देरी हो रही होती है, उनमें उनको इन मुद्दों को इसमें उठाते हैं। कौन सा वाला, शून्यकाल। कब से पहले होता है प्रश्नकाल 1 घंटे का, फिर उसके बाद होता है शून्यकाल 12 से 1 तक वाला। परिनिंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है किसी आ, मंत्री के विरुद्ध, है ना, ताकि अगर आपको के विरुद्ध यानी खेद प्रकट करने के लिए, किसी मंत्री परिषद या फिर मंत्री के विरुद्ध जो है खेद प्रकट करने के लिए ये वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा वाला, परिनिंदा। विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव में संसद के किसी सदस्य द्वारा, एक तो ये संसद के किसी सदस्य द्वारा जो है पेश किया जाता है, जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्री परिषद के सदस्य ने जो है कोई झूठा तथ्य प्रस्तुत किया है, तो ये वाला प्रस्ताव पेश किया जाता है। कौन सा वाला, विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो चारों पॉइंट याद हो गए। प्रश्नकाल जो शुरू में होता है, उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हो और उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं, और ये जो है आलोचना से रिलेटेड होता है। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक का होता है, इसमें अविलंब यानी जिन पे काम वाम देरी चलता है वो वाले मुद्दे आते हैं। और परिनिंदा में अगर आपको किसी मंत्री परिषद या मंत्री के विरुद्ध जो है अपना खेद प्रकट करने के लिए प्रस्ताव होता है। और विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या होता है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा ये पेश किया जाता है। हाँ, ठीक है। पेश क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर कोई मंत्री परिषद के किसी सदस्य ने झूठा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है सदन में, तो उसके विरुद्ध ये विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो हमारे ये यानी 2 सीरीज हमने कर लिया, 2 पेपर हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। जो भी इंपॉर्टेंट यानी अलग फैक्ट बताए गए हैं उनको बहुत अच्छे से करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ऑलरेडी 5 क्लास हमारी हो चुकी है। 5 क्लास को आपको एक तो रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम, ठीक है। रिवीजन करना है, 1 दिन का गैप दिया जाएगा, 1 दिन का गैप होगा, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको 5 क्लास उसका रिवीजन करना है, ठीक है। 7th क्लास के बाद एक क्लास में मैं कंप्लीट रिवीजन करूँगा, यानी 2 क्लासेस और आएंगी। उसके बाद 7 के 7 क्लास का मैं रिवीजन एक बार करवा दूँगा, फिर एकदम थोड़ा तेज़ी के साथ, है ना, कि मैंने इन 5 क्लास 6 क्लासेस 7 क्लासेस में क्या क्या करवाया है। 8वीं क्लास जो है वो हमारी रिवीजन क्लास हो जाएगी टोटल मिला के, ठीक है। और ये चीज़ें अगर आपने करा दी, यानी 30 क्लास भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना, 30 क्लासेस भी आपने, तो आप यकीन मानो कि बहुत सारे जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। क्या चीज़ें आपको करना है,
टॉपिक वाइज एक तो ये सीरीज चल रहा, दूसरा आपका टॉपिक वाइज भी चीज़ें करते रहना थोड़ा थोड़ा, किसी दिन कोई एक टॉपिक उठा लेना तो टॉपिक वाइज भी करते रहना, पूरी तरह इसी पे डिपेंड मत रहना। ये तो चलेगा ही चलेगा, इसके अलावा थोड़ा बहुत अपने एफर्ट, जैसे करंट अफेयर है तो करंट भी मैं बीच में यहाँ पे करवाना स्टार्ट कर दूंगा, बीच बीच में करंट अफेयर्स मंथली करवाना स्टार्ट कर दूंगा। जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसमें, तो मंथली करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दूंगा। या फिर जो है एक दिन करंट अफेयर्स की क्लास कर लेंगे तो उसमें हमारा मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे, या 1 मंथ के कर लेंगे, ठीक है, स्पीडी से। तो एक दिन ये चीज़ें हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी डाउट होता है या कोई भी ऐसा टॉपिक, जैसे क्लास में अगर कोई डाउट हो जाता है या कोई ऐसा पॉइंट हो जाता है जो आपको लग रहा है गलत है, वो चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर वो गलत होगा तो मैंने नेक्स्ट वाले क्लास में उस चीज़ को सही करके बता दूंगा, ठीक है। जैसे एक मैंने नोटिस किया सत्रीय वाला का, जो ईयर 2001 मैंने देख लिया था, कहीं पे लिखा हुआ था कहीं पे 2000, तो मैंने चेक किया 2000 वहाँ पे, ठीक है। तो 2000 इस टाइप से कुछ हो जाता है मिस्टेक, छोटी मोटी, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा होंगी, थोड़ा सा 1 या 2 हो जाएगा कभी गलती से, नहीं तो होगा नहीं। वैसे 98% आपका जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सही होंगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो कमेंट करके वो चीज़ पूछ लेना। चलिए मिलते हैं आपका क्लास नंबर 6 में। 7 क्लास के बाद 8 क्लास हमारा रिवीजन कर लेंगे। ओके, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।